नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार आप हमारे इस SKG ऑनलाइन क्लासेज चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ हो सके। तो पिछले पार्ट 4 में हमने देखा था, पार्ट 4 में हमने 4 तक अम्ल क्षार लवण इनका उपयोग, pH स्केल, इसका महत्व, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड, इनके बारे में देख चुके हैं। अब लेसन 5 का जो लास्ट टॉपिक है, पार्ट 5 इसका है, वो है साबुन, अपमार्जक और मिशेल निर्माण। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि साबुन कहते किसे हैं। साबुन कहते किसे, साबुन बनता कैसे है वो देखना है। तो साबुन होते क्या है, साबुन जो है वह लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले या लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्ल, उच्च वसा अम्ल, उच्च वसा अम्लों जैसे, उदाहरण है स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पामिटिक अम्ल, जिनमें कार्बन की श्रृंखला है वो C12 से C18 तक हो सकती है, के सोडियम व पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। तो ये साबुन की जनरल परिभाषा है कि लंबी कार्बन श्रृंखला, जिनमें कार्बन श्रृंखला कार्बन 12 से कार्बन 18 तक हो सकती है, तो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम जो लवण हैं वो साबुन कहलाते हैं। शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण। उच्च वसा अम्ल कौन से, जैसे स्टेरिक अम्ल है, ओलिक अम्ल है, पामिटिक अम्ल है, इनमें कार्बन है वो 12 से लेकर 18 तक होते हैं। तो उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम जो लवण है वो साबुन कहलाते हैं। इसमें होता क्या है, मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, हम एक उच्च वसा अम्ल लेते हैं, ये एल्किल समूह है, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना ये साबुन है। साथ ही बनता है दूसरा ग्लिसरॉल। तो ये तो साबुन हो गया और ये हो गया ग्लिसरॉल। ये सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, साबुन के साथ साथ ये भी बनता है, इसलिए सह उत्पाद हो गया ये। और इसमें ये देखो, अब ये जो साबुन का जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें होता क्या है, ये एल्किल श्रृंखला है, लंबी एल्किल श्रृंखला, और ये इसका सोडियम लवण है। यहाँ पर यदि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते तो यहाँ पर पोटेशियम लवण बनता, उस वसा अम्लों के ये सोडियम लवण है, ये पोटेशियम लवण है, ये भी साबुन है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं साबुनीकरण। साबुन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, समझाइए।
तो साबुनीकरण क्या हो गया कि उच्च वसाम्लों की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें पोटेशियम और सोडियम लवणों वाले साबुन प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब ये जो साबुन है यह केवल मृदु जल के साथ ही काम करती है, कठोर जल के साथ या कठोर जल में ये काम नहीं करती। केवल मृदु जो जल है उसी में उपयोगी है, कठोर जल में उपयोगी नहीं है, यानी कठोर जल में ये काम नहीं आता है। नहीं आने का कारण क्या है कि जो कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं। जब हम कठोर जल के साथ या कठोर जल में साबुन का उपयोग करते हैं तो साबुन का फॉर्मूला अभी हमने दिया कि RCOONA, ये जो फॉर्मूला बना, या फिर यहाँ पे K भी हो सकता है, सोडियम और पोटेशियम लवण। तो जब हम कठोर जल में साबुन को यूज करते हैं तो होता क्या है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होते हैं ये क्या करेंगे, ये इन सोडियम पोटेशियम लवणों को प्रतिस्थापित करते हैं, यानी इनको निकाल देते हैं, इनके स्थान पर स्वयं आ जाते हैं। तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बन जाते हैं। ये कैल्शियम का लवण बन गया, और यदि मैग्नीशियम के आयन की अशुद्धि होती है तो ये मैग्नीशियम आयन बन जाते हैं। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन बने ये जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। जब ये अघुलनशील होते हैं तो साबुन जो है वो अवक्षेप के रूप में नष्ट होती है, काम नहीं आती। तो इस कारण से साबुन है वह केवल मृदु जल में ही उपयोगी होती है, कठोर जल में उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं जो साबुन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं जो कि जल में अघुलनशील होते हैं, और साबुन है वह अवक्षेपित हो जाती है, घुलती नहीं है, जल में घुलेगी नहीं तो वो काम भी नहीं करती है। मान लीजिए यहाँ पर जो सोडियम आयन है तो ये वाला साबुन है वो ज़्यादा अधिक मृदु नहीं होता, लेकिन पोटेशियम लवणों वाले जो साबुन हैं ये अधिक मृदु होते हैं और इनका उपयोग शैम्पू व शेविंग क्रीम आदि बनाने में किया जाता है। यदि साबुन को पारदर्शी बनाना है, साबुन को कैसे बनाना है, पारदर्शी बनाना है, तो इसमें ग्लिसरीन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, ग्लिसरीन। और यदि सुगंधित साबुन बनानी है, सुगंध युक्त साबुन बनानी है, तो हम इनमें विभिन्न प्रकार के सुगंधित जो पदार्थ हैं, सुगंधित जो पदार्थ होते हैं वो मिला देते हैं। तो ये तो साबुन कंप्लीट है। इसके बाद में है अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखो। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अपमार्जक होते क्या हैं। अपमार्जक जो होते हैं वह है एल्किल सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम
एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये अपमार्जक होते हैं। इनकी यदि हम संरचना देखें तो इसकी संरचना हो जाएगी ROSO3 Na, इसकी संरचना हो जाएगी। तो अपमार्जक क्या हो गए? अपमार्जक जो है वो सोडियम एल्किल सल्फेट या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, जिनके फॉर्मूलाज ये होते हैं। अपमार्जक जो होते हैं वो मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल के साथ काम करते हैं। कैसे? जैसे साबुन था वो केवल मृदु जल के साथ काम करता है, कठोर जल के साथ काम नहीं करता है, लेकिन ये दोनों के साथ काम करता है। कैसे कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं। जब हम अपमार्जक को कठोर जल के साथ अप्लाई करते हैं तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है यह अपमार्जक में उपस्थित सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित करके उनकी जगह स्वयं आ जाते हैं और बनाते हैं मैग्नीशियम या कैल्शियम या मैग्नीशियम एल्किल सल्फोनेट, एल्किल सल्फोनेट बना लेते हैं। ठीक है, तो अपमार्जक कठोर जल के साथ क्या करते हैं कि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो आयन है वो अपमार्जक के साथ क्रिया करके या अपमार्जक के में उपस्थित सोडियम आयनों का प्रतिस्थापन करके क्या बना लेते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम एल्किल सल्फोनेट बना लेते हैं। ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम एल्किल सल्फोनेट हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। अतः ये कठोर जल के साथ भी आसानी से अप्लाई किए जा सकते हैं, काम में लाए जा सकते हैं। तो ये साबुन और अपमार्जक कंप्लीट है। इसके बाद में है मिशेल निर्माण। मिशेल किसे कहते हैं? इसका निर्माण कैसे होता है? किस प्रकार से मिशेल की क्रियाविधि द्वारा कपड़ों को साफ किया जाता है? तो सबसे पहले है मिशेल। मिशेल क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि जो साबुन होते हैं वो उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यदि हम एक साबुन के अणु को ले जिसका सूत्र है C17H35 COONE, ये स्टेरिक साबुन है। स्टेरिक साबुन यानी स्टेरिक अम्ल से बनी हुई साबुन है। जब इसको जल में अप्लाई किया जाता है, ये एक साबुन का अणु है और ये जल के अणु के साथ क्रिया करके या जल में विलय होकर ये आयनित हो जाता है। इसके दो भाग हो जाते हैं। पहला भाग है वो C17H35 COO और दूसरा होता है Na। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ये जो C17H35 वाला भाग है इसको हम एल्किल समूह के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि RCOONA। तो जब इसका वियोजन होगा RCOO माइनस प्लस सोडियम आयन। अब ये जो ऋणायन जो है साबुन का, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि ये
ये वाला जो पार्ट है वो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है और ये वाला ध्रुवीय पार्ट है। ये जो लंबी हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग, ये जल विरोधी होता है, जल विरोधी भाग होता है, इसे हम पूंछ भी कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ध्रुवीय भाग कहलाता है। ध्रुवीय भाग, इसे हम सिर भी कहते हैं। ये जल स्नेही भाग है, जल के अणु के साथ स्नेह रखने वाला, जुड़ने वाला जल स्नेही भाग। तो ये हमने जल के एक अणु की संरचना देखी कि इसमें जो लंबा हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, ये वाला, ये जल विरोधी भाग होता है, और ये ध्रुवीय भाग होता है, वो जल स्नेही भाग होता है, जिसे हम ध्रुवीय भाग या सिर कहते हैं। इस प्रकार के अनेक अणु, देखो हमने साबुन के एक अणु की संरचना देखी, इस प्रकार के कई सारे अणु मिलकर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इसका जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, ये जो जल विरोधी वाला भाग है वो अंदर की तरफ होता है, और जो ध्रुवीय भाग है वो बाहर की तरफ होता है। यानी हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे अणु जुड़ जाते हैं। और इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे ये सारे। ये इस प्रकार से बहुत सारे अणु व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसमें ये जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, जल विरोधी भाग है, वो अंदर की तरफ होगा, जबकि ये जो ध्रुवीय भाग है वो बाहर की तरफ होगा। तो इस प्रकार का जो अणु बनता है उसे हम कहते हैं मिशेल। क्या कहते हैं? इसे हम मिशेल कहते हैं। ठीक है, तो इस मिशेल निर्माण की क्रिया द्वारा ही कपड़ों का जो धोते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं, वो इसी क्रिया द्वारा होता है। तो मिशेल निर्माण, मिशेल की क्रियाविधि द्वारा कपड़ों को किस प्रकार से साफ किया जाता है वो देखते हैं। कितने मिनट को? 5 मिनट हो गए। अब मिशेल से शोधन क्रिया कैसे होती है? मिशेल से शोधन क्रिया कैसे होती है वो देखते हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि जो कपड़े होते हैं, कपड़े के ऊपर जो गंदगी होती है, वह गंदगी किसकी होगी? या तो तेल की होगी या अन्य चिकनाई युक्त पदार्थ लगने पर कपड़े जो होते हैं वो गंदे होते हैं। ऐसे गंदे कपड़ों को जब हम साबुन के साथ धोते हैं तो उनकी सफाई मिशेल से कैसे होती है? मान लीजिए ये कपड़े की सतह है और इसके ऊपर ये गंदगी है या तेल की बूंद है या चिकना युक्त पदार्थ है। ये जो तेल की जो बूंद है या चिकना युक्त पदार्थ है, ये जल में अविलेय होता है। जल में कैसा होता है? अविलेय। लेकिन ये जो साबुन का ये वाला भाग है, हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, इसमें ये विलेय होता है, इसमें ये घुल जाता है।
तो जब हम साबुन के साथ ऐसे कपड़ों को धोते हैं तो क्या होता है कि साबुन का एक अणु और इस अणु का जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो इस तेल की बूंद से जुड़ जाता है और इसका जो ध्रुवीय सिरा है जो जल विरोधी है वो जल की तरफ रहता है। ऐसे बहुत सारे अणु हैं इस तेल की बूंद को घेर लेते हैं और घेर कर मिशेल का निर्माण कर लेते हैं। अब ये जो ध्रुवीय भाग होता है वो जल की तरफ आकर्षित होते हैं और इसका हाइड्रोकार्बन भाग है उससे ये तेल की बूंद जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से आसानी से ये जो गंदगी है वो कपड़ों से हट जाती है और हमारे कपड़े हैं वो इस मिशेल की क्रियाविधि के द्वारा आसानी से साफ हो जाते हैं। साथ ही अभी हमने मिशेल की संरचना देखी थी, तो मिशेल जो होता है वो ऋणात्मक होता है। उसकी प्रकृति कैसी है? ऋणात्मक होता है, अर्थात ये अवक्षेपित नहीं होते, अवक्षेपित नहीं होते हैं।